हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लेक्चर 11 में मिल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग प्रकाश के परावर्तन का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें बस हम लोगों को आज दर्पण सूत्र को प्रमाणित करना है। ठीक है। इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हुआ है आप लोगों का, जिसमें बहुत डिटेल में पूरे चैप्टर को समझाया गया है लेक्चर 1 to 10 में। ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में हम लोग बोर्ड में 6 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि दर्पण सूत्र को प्रमाणित करिए। क्वेश्चन कैसे आएगा समझिएगा। क्वेश्चन आता है दर्पण सूत्र को सिद्ध करिए, तब भी आपको यही चीज लिखना है 1/f = 1/v + 1/u। या फिर आ सकता है कि डायरेक्टली सिद्ध करिए 1/f = 1/v + 1/u। इसको सिद्ध करने के लिए आएगा। या फिर क्वेश्चन आएगा फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी में संबंध स्थापित करिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, आपको प्रमाणित क्या करना है? आपको प्रमाणित करना है ये वाला फॉर्मूला, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल भी करवा चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं, चिन्ह परिपाटी को भी समझा चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज विजिट करिए वीडियो को, आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में और साइंस में फील आने लगेगा, साइंस मजा देने लगेगा। ठीक है ना। अब इसको प्रमाणित करने का दो मेथड है, एक तो अवतल दर्पण से प्रूफ कर सकते हैं और एक उत्तल दर्पण से प्रूफ कर सकते हैं। दोनों का मेथड और तरीका दोनों का सेम है। हम अवतल दर्पण से कर रहे हैं, आप लोग उत्तल दर्पण से ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले अवतल दर्पण का इतना ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए कि बिना देखे कॉपी आप लोग प्रमाणित कर पाए, तभी आप बोर्ड में कर पाइएगा। ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। अवतल दर्पण को पेंसिल से बनाना है। ये जो लाइन खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाना है आपको पेंसिल से और स्केल की मदद से। ये ध्रुव हो गया, ये कहीं पे वक्रता केंद्र है और ये कहीं पे बीच में फोकस है। अब समझिएगा, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं, हम यहाँ पर किरण आरेख नहीं बना रहे हैं। हमको प्रमाणित करना है ये वाला फॉर्मूला, दर्पण सूत्र को प्रमाणित करना है। उसके लिए जो इमेज बनाना है वो बना रहे हैं। ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है ए बी, एक वस्तु है ए बी जो सी के पीछे है। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, एक लाइट को गुजारने वाले हैं जो सी से होके गुजरेगी, सी से होके गुजरेगी और फिर उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। हम रे डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं? रे डायग्राम हम इस दर्पण सूत्र को प्रमाणित करने के लिए बना रहे हैं। वो वाला रे डायग्राम मत समझ लीजिएगा। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही है, इमेज वहीं पे बनेगा जहां पे उस समय बनता था। सी के पीछे है तो सी और एफ के बीच में ही बनेगा, लेकिन रे डायग्राम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा है इस चीज को प्रमाणित करने के लिए। ठीक है ना। अब हम लाइट को गुजार रहे हैं ध्रुव से। जब लाइट ध्रुव से होके गुजरेगी तो परावर्तन के नियम का पालन करेगी। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण के बराबर होगा और प्रतिबिंब कुछ यहाँ पे बन गया। प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अगर ऑब्जेक्ट ए था तो प्रतिबिंब ए बना। ठीक है। यहाँ तक ये डायग्राम आपको आना ही चाहिए, ऐसे ही बनाना है अगर इस चीज को प्रमाणित करना है तो। हम लोग मिरर फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग रे डायग्राम नहीं पढ़ रहे हैं। रे डायग्राम में कुछ और तरीका से बताया गया था इस चीज को, मुख्य अक्ष के समांतर भेजे थे, फिर वो फोकस से होके गुजरा था। इमेज यहीं पे बना था, सी और एफ के बीच में ही बना था, लेकिन रे डायग्राम कुछ और था। हम लोग दर्पण सूत्र को प्रमाणित कर रहे हैं तो यही फॉर्म इसी तरीका से प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है। अब हम लोगों को दो ट्रायंगल खोजना है, जहां पर वैसा ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई आनी चाहिए। उससे पहले कुछ चीज आप लोगों को क्लियर करते हैं। यहाँ P से लेकर B तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? PB। समझिएगा, P से लेकर के B तक की बीच की दूरी क्या कहलाएगा? यहाँ से P से B तक की बीच की दूरी ये वस्तु दूरी हो गया, जिसको हम लोग U लिखेंगे, और यही है वस्तु दूरी। ठीक है। P से लेके B डैश तक के बीच की दूरी क्या कहलाई? PB डैश, PB डैश। और ये है प्रतिबिंब दूरी V, ये है प्रतिबिंब दूरी। इस चीज को आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। P से F तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी, PF। तो यहां से PF क्या हो गया? स्मॉल f, जो कि फोकस दूरी है, फोकस दूरी।
बी से सी तक की बीच की दूरी क्या कहलाई? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। और तो कुछ जरूरी नहीं लग रहा है। एक ए बी हो गया जो वस्तु की ऊंचाई हो गया। ए बी क्या हो गया? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई। और ए डैश बी डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई। जरूरत पड़ेगा तो यूज किया जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है। अब शुरुआत हम लोग कैसे करें? हमको दो ट्रायंगल खोजना है, वैसा दो ट्रायंगल जिसमें वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाए। तो अभी हम शेडेड रीजन दिखा रहे हैं आप लोगों को। एक ट्रायंगल ये है एबीसी और एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी। इन दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। 10th क्लास का चैप्टर 3 या चैप्टर 4 होगा त्रिभुज, जिसमें दो त्रिभुज समरूप कैसे होता है ये सिखाया जाता है आप लोगों को। अगर त्रिभुज पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो एक्सरसाइज आने वाला होगा, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होता है। उसके लिए एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, ये सब क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना। अभी हम डायरेक्टली इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ए डैश बी डैश सी। और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कैसे समरूप है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण बराबर हो गया। और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। रीजन नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पर, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल नियम से। यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री तो ये एंगल 90 डिग्री। आप लोग समझदार है, समझ रहे होइएगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। जब त्रिभुज पढ़ाएंगे आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होता है। 9th क्लास में हम लोगों को पढ़ना था कि दो त्रिभुज सर्वांगसम क्या कब होता है। 10th क्लास में पढ़ना है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या क्या होता है। तो अगर दो त्रिभुज, थोड़ा सा फील नहीं लीजिए, अगर एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर है, थोड़ा सा फील दे देते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, मान लेते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, कुछ क्राइटेरिया है जिसके बारे में 10th में पढ़ना है हम लोगों को। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, ये समरूप का साइन होता है। ठीक है ना। अगर एबीसी त्रिभुज समरूप हो गया त्रिभुज पीक्यूआर के, कैसे होता है 10th क्लास में सीखेंगे। एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड 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 एंगल क्राइटेरिया, बहुत सारा तरीका होता है, 3-4 मेथड है। ठीक है ना। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को आ गया कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो फिर क्या होगा? तो फिर संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। संगत कोण तो बराबर होगा ही, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा। ये तो सर्वांगसम त्रिभुज में भी होता था कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो संगत कोण बराबर होता था और संगत भुजा भी बराबर होता था। यहाँ पर भुजा नहीं बराबर हो रहा है, यहाँ पर संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो फिर हम लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर इक्वल टू ए सी बटा पी आर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इस ए बी भुजा की संगत भुजा कौन है? पी क्यू, इन दोनों का अनुपात। बीसी भुजा की संगत भुजा कौन है? क्यू आर, इन दोनों भुजा का अनुपात। और एसी भुजा का संगत भुजा कौन सा है? पी आर, इन दोनों त्रिभुज की भुजा का अनुपात का बराबर होगा। संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, ये होता है दो त्रिभुज के समरूप होने पर। ठीक है। अब इसको हम फिलहाल मिटा रहे हैं और यहां पर आते हैं वापस। यहां पर ये दोनों त्रिभुज देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर शीर्षाभिमुख कोण से, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो एंगल एंगल नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बटा बी डैश सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रही है।
अब हम लोग फिर से एक त्रिभुज देखने वाले हैं, दो त्रिभुज लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग दो त्रिभुज को क्या करने वाले हैं, समरूप करने वाले हैं। लेकिन वहां पे भी क्या होना चाहिए, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई होनी चाहिए। ऐसा त्रिभुज आप लोगों को मिल रहा है क्या? अगर नहीं मिल रहा है तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब फील लेके बताइए तो क्या मिल पा रहा है? एक ऐसा त्रिभुज, दो त्रिभुज ऐसा लेना है जिसमें ये ऊंचाई हो, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हो। उम्मीद करते हैं पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो देखिए हम फील करवा रहे हैं। एक त्रिभुज तो हम ये बड़ा वाला ले रहे हैं, कौन सा, ए बी पी, और एक त्रिभुज हम ले रहे हैं ए डैश बी डैश पी, ए पी बी, ए पी बी, और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। यहां पे देखिएगा त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। एक त्रिभुज ये वाला हो गया और एक त्रिभुज ये वाला हो गया, दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हो गया, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और ये एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री। तो ये भी एंगल क्राइटेरिया से किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इस तरीका से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। जैसे रीजन क्या देंगे, एंगल नियम से, एंगल नियम से। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, हम यहां से क्या बोल सकते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी बटा बी डैश पी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं। ये दिखाई देना चाहिए, अगर नहीं दे रहा है तो फिर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, फील आ जाएगा। एक तो आ गया। अब समीकरण एक से क्या आया, समीकरण एक से आया है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। समीकरण एक से क्या आया है, ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बटा बी डैश सी। ये समीकरण नंबर एक आया है। समीकरण नंबर 2 से क्या आया, ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू बीपी बटा बी डैश पी, बीपी बटा बी डैश पी। अब गणित का एक नियम कहता है कि अगर कोई दो चीज का LHS बराबर है तो फिर दोनों चीज का RHS बराबर होगा। अब नोटिस करिए, समीकरण नंबर 1 में ए बी बटा ए डैश बी डैश है, समीकरण नंबर 2 में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है, दोनों का LHS बराबर हो गया। तो क्या समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का RHS बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे x बराबर मान लीजिए m दिया हुआ है और x बराबर अगर t दिया हुआ है, तो दोनों का LHS अगर बराबर है तो गणित का नियम कहता है कि m बराबर क्या हो जाएगा, t के। यही तो यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। अगर ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है बी सी बटा बी डैश सी के, और ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है बी पी बटा बी डैश पी के, तो फिर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का LHS बराबर है, तो फिर इन दोनों का RHS भी बराबर होगा। यहां से अब हम बोल सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या बोला जा सकता है, BC बटा बी डैश सी, BC बटा बी डैश सी बराबर BP बटा बी डैश पी। यहां तक अगर आप लोग पहुंच गए हैं तो फिर जीवन बहुत आसान होने वाला है। कैसे, आइए समझते हैं। BC क्या है, B से लेकर C तक का डिस्टेंस हमको नहीं पता है क्या है। बी डैश सी क्या है, बी डैश सी क्या है, ये भी नहीं पता है। यहाँ पे बी डैश सी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो फिलहाल हम BC और बी डैश सी को कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। यहाँ से हम BP क्या लिख सकते हैं, BP वस्तु दूरी, BP ये क्या हुआ, वस्तु दूरी, यहाँ पे हम लिख दिए U। बी डैश पी क्या है, बी डैश पी प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से लिख दिए हम V। U अपॉन V आ गया, और हमको प्रूफ क्या करना है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है,
अब नोटिस करिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, BC को हम क्या लिख सकते हैं, इस BC को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि पूरे PB में से अगर हम PC को घटा दे तो BC बचेगा। फिर से यहाँ पे देखिए, ये P है और ये B है, ठीक है, और ये है C। हमको BC लिखना है, हमको क्या लिखना है, BC। तो हम बोल रहे हैं कि पूरे PB में से अगर हम PC को घटा दें तो क्या हमको BC नहीं मिल जाएगा, ठीक है। पूरे PB में से अगर हम PC को घटा दें तो क्या मिलेगा, यही BC तो मिलेगा, यही तो अपने को लिखना है BC। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। तो अब हम BC को क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं BC को PB माइनस PC अपॉन B डैश C को क्या लिख सकते हैं, B डैश C को क्या लिख सकते हैं, अब यहां से लेके यहां तक नोटिस करिएगा ये वाला पार्ट, B डैश C को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PB डैश, PB डैश, PC माइनस PB डैश। पूरे PC में से PB डैश को घटाएंगे, क्या मिलेगा हमको, B डैश C मिलेगा, इक्वल टू U अपॉन V। अब PB हमको पता है क्या है, P से लेकर B तक क्या है, U माइनस PC क्या है, वक्रता त्रिज्या R अपॉन PC क्या है, वक्रता त्रिज्या माइनस PB डैश क्या है, PB डैश, ये प्रतिबिंब दूरी है। यहाँ पे देखिए PB डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V। PB डैश को क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी, इक्वल टू U अपॉन V, ठीक है यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस V का गुना U माइनस R से इक्वल टू इस U का गुना R माइनस V से। बहुत अच्छा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। V का गुना U से करिए तो ये आ गया VU, फिर V का गुना R से करिए तो आ गया माइनस VR, इक्वल टू U का गुना R से UR और U का गुना V से UV, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे VR है, यहाँ पे UV है, यहाँ भी UV है, ठीक है। अब हम इस VR को उधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ गया VU, और इस माइनस VU को इधर ले आ रहे हैं, तो प्लस का क्या हो गया UV, इक्वल टू UR जहां है वहां ही रहने दिए, और माइनस VR को हम बराबर के इधर ले गए, तो ये प्लस का क्या आ गया VR, ठीक है। UV प्लस UV क्या हो गया 2UV, इक्वल टू यहां से UR और VR को हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है, R बराबर होता है 2F, क्योंकि पढ़ चुके हैं F इक्वल टू क्या होता है R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, प्रूफ करके दिए हुए हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा 2F, यहाँ से R बराबर हम 2F पुट कर रहे हैं, तो ये U 2F प्लस V की जगह V, R की जगह 2F, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहां से क्या आ गया 2UV बराबर 2UF प्लस 2VF। अरेंज करके थोड़ा सा लिख दिए हैं, 2 को पहले लिख दिए हैं, यहाँ भी 2 को पहले लिख दिए हैं, उसके बाद UF और ये VF। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया UF प्लस VF, और ये हो गया 2UV, 2 से 2 कट गया, UV बराबर आ गया UF प्लस VF। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन अभी भी मेरा प्रूफ नहीं है। बस अब एक लाइन लिखेंगे और प्रूफ हो जाएगा। इस इक्वेशन को दोनों साइड हम UVF से भाग दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं, और समीकरण 3 को हम UVF से भाग दे रहे हैं।
समीकरण 3 को UVF से भाग देने पर क्या हो जाएगा यहाँ से UV इक्वल टू UF प्लस VF, और हम कितना से भाग दे रहे हैं UVF से, यहाँ भी हम UVF लिखेंगे UVF, और यहाँ भी हम लिखेंगे UVF। ऐसा करिए आप लोग, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो इस सबको अच्छे से नोट करिए, ठीक है ना, क्योंकि हम इधर का मिटाने वाले हैं, ये वाला पार्ट रहेगा, इधर से हम ये सब कुछ को मिटा रहे हैं। क्यों मिटा रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है इसको प्रूफ करने के लिए, तो इधर से इरेज करना पड़ेगा। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट कर लीजिए, कम एटलीस्ट यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हम इरेज करने वाले हैं इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम इस इतने पार्ट को इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है, प्रूफ नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक नोट हो गया होगा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से फर्दर आगे आ रहे हैं। यहाँ से क्या हुआ, UV से UV कट गया, या फिर एक लाइन और UVF, ठीक है ना। यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे क्या बच गया UV अपॉन UVF इक्वल टू UF अपॉन UVF और प्लस VF अपॉन UVF लिखा जा सकता है इसी चीज को, दिस वन बटा दिस वन प्लस दिस वन बटा दिस वन, इसको तोड़ के लिख लिए हैं। अब यहाँ से UV से UV कट गया, UF से UF कट गया, और VF से VF कट गया, बचा क्या 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अब रुकिए यहाँ पे प्रूफ तो हो गया, लेकिन ये असली प्रूफ नहीं है, मतलब नकली प्रूफ है क्या? नहीं, वो कहने का मतलब नहीं है। अभी तक हम लोग यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं किए हैं। अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना होगा, मजबूरी है मेरी। ये मेरा प्रूफ आ गया, लेकिन चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर पाए क्या? अभी तक तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं किए हैं। अब चिन्ह परिपाटी में अगर ये इमेज C के इधर था, C के पीछे था, ठीक है ना, ऐसा कुछ बना था, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा बना था, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस दूरी भी निगेटिव हो रहा है। यहाँ पर जो मेरे पास फोकस दूरी आएगा वो भी क्या आएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, ठीक है ना। वस्तु दूरी भी निगेटिव होगी, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वो भी निगेटिव होगा। ये लाइन सब समझ में आ रहा होगा, चिन्ह परिपाटी में बता चुके हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूला में अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करें तो मेरे पास फोकस दूरी भी निगेटिव है, वस्तु दूरी भी निगेटिव है, और जो यहाँ से प्रतिबिंब आया है वो भी निगेटिव है। इन तीनों का उपयोग करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर। चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, 1/F माइनस साइन इक्वल टू 1/V माइनस साइन और प्लस -1/U। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं, जैसे ही हम माइनस को कॉमन लेंगे, जैसे ही यहाँ से हम क्या करेंगे, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा और फील दिलाते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो गया ना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे -1/U है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -1/F, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 1/V प्लस 1/U, माइनस से माइनस कट गया और क्या बच गया 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। हैंस प्रूव्ड। अब जाके ये प्रमाणित हुआ, बिना चिन्ह परिपाटी का उपयोग किए हुए यहीं पे आंसर छोड़ के नहीं आएंगे। आपका प्रूफ हो गया, लेकिन यहाँ पे छोड़ना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं किए थे, तो अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर लिए तो फिर फाइनली ये प्रूफ हो गया। सॉरी। उम्मीद करते हैं ये दर्पण सूत्र आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो और इसी प्रूफ को आप उत्तल दर्पण से प्रूफ करके देखिएगा। उससे पहले अवतल दर्पण का ये प्रूफ अच्छे से आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद उत्तल दर्पण का ट्राई करिएगा, हो जाएगा आसानी से। कोई डाउट हो तो मैसेज करिएगा, ठीक है ना।
उसके अलावा आप लोगों से शेयर करना था बात कि अब फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म हो गया, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन बाकी है जो करवाएंगे हम, ठीक है। मैथ में अभी तक त्रिकोणमिति एक चैप्टर हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। केमिस्ट्री में भी एक भी चैप्टर नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग अगर मैथ का पहला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, तो आप मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं कि हमको पहला चैप्टर मैथ का पढ़ना है या फिर पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ना है, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अब आप लोगों का कोई मैसेज आया तो ठीक है, नहीं तो हम अपने मर्जी से कोई एक चैप्टर शुरू करेंगे, या तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो शुरू करेंगे, और नहीं तो फिर मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर। अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना हम अपनी मर्जी से तो कोई एक चैप्टर शुरू करने ही वाले हैं जल्दी से जल्दी। अगर आपको लगे कि नहीं हमको मैथ पहले पढ़ना चाहिए तो प्लीज एक बार कमेंट करिएगा, उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से नोट करिए, रिवाइज करिए, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छे से इसको नोट करिए। थैंक यू।